6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और ठीक उसी वक्त आसमान में एक B-29 बॉम्बर एक ऐसा बॉम्ब गिराता है जिसके अंदर सिर्फ 60 किलोग्राम के आसपास एक धातु मौजूद थी। 60 किलोग्राम, इतना वजन तो एक इंसान का होता है। लेकिन अगले कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में वो शहर एक आग के गोले में तब्दील होने लगा। लाखों जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं। और उस 60 किलोग्राम के अंदर छुपा था यूरेनियम 235। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। आज उसी यूरेनियम 235 की वजह से फ्रांस के करीब 70% घरों की बिजली जलती है बिना 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के। तो आखिर एक ही चीज इतनी तबाही भी कैसे बन सकती है और इतनी जिंदगी भी कैसे दे सकती है? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें जाना होगा एक एटम के अंदर, वहां जहां असली कहानी शुरू होती है। यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो धरती की क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। लेकिन यूरेनियम कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई रूपों में पाया जाता है जिन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। हर आइसोटोप के न्यूक्लियस में हमेशा 92 प्रोटॉन्स होते हैं, यही उसकी पहचान है। लेकिन न्यूट्रॉन्स की गिनती बदलती रहती है और यही छोटा सा फर्क पूरी कहानी बदल देता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है यूरेनियम 238, जिसमें 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये करीब 99.3% क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन इसका छोटा भाई यूरेनियम 235, जिसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रकृति में सिर्फ 0.7% मौजूद है। सोचिए, अगर आप जमीन से 1 टन कच्चा यूरेनियम निकालें तो उसमें सिर्फ लगभग 7 किलोग्राम यूरेनियम 235 होगा। बाकी लगभग पूरा हिस्सा यूरेनियम 238 का होगा, जो इस चेन रिएक्शन की कहानी में मुख्य किरदार नहीं बनता। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% ही होता है, तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पर्याप्त यूरेनियम कहां से आता है? यहीं से शुरू होती है एनरिच्ड यूरेनियम की कहानी। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब कोई नया एलिमेंट नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक यूरेनियम में मौजूद यूरेनियम 235 की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया है। इसी पूरी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सिर्फ 3 न्यूट्रॉन्स का फर्क इतनी बड़ी तबाही और इतनी बड़ी ताकत में कैसे बदल जाता है? इसका जवाब छुपा है न्यूक्लियस के अंदर की एक अनोखी कमजोरी में। जब एक धीमी गति से चलता हुआ न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है, तो न्यूक्लियस उसे अपने अंदर समा लेता है और अचानक इतना अनस्टेबल हो जाता है कि टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। इस टूटने के साथ भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और 2 या 3 नए न्यूट्रॉन्स भी बाहर आते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। लेकिन यूरेनियम 238 के साथ ऐसा नहीं होता। वह उसी न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोख तो लेता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में तुरंत फिशन नहीं करता। यानी यूरेनियम 235 की यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम 235, इतनी छोटी मात्रा कि उसे आसानी से आपकी उंगलियों पर रखा जा सकता है। लेकिन अगर यही 1 ग्राम यूरेनियम 235 पूरी तरह फिशन हो जाए तो यह करीब 82 अरब जूल्स ऊर्जा छोड़ सकता है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए, इतनी ही ऊर्जा पाने के लिए आपको करीब 3 टन कोयला जलाना पड़ेगा या फिर करीब 2000 लीटर पेट्रोल फूंकना पड़ेगा। एक तरफ सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम 235 और दूसरी तरफ एक पूरा ट्रक भर कोयला। इतना बड़ा फर्क आखिर आता कहां से है? इसका कारण है कि यहां ऊर्जा किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं, बल्कि सीधे एटम के न्यूक्लियस से निकलती है। केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एटम्स के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स और उनके बॉन्ड्स बदलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिशन में एटम का न्यूक्लियस ही टूट जाता है और न्यूक्लियस के अंदर छिपी ऊर्जा केमिकल बॉन्ड्स की तुलना में लाखों गुना ज्यादा होती है। जब एक अकेला यूरेनियम 235 एटम टूटता है तो वह करीब 200 MeV ऊर्जा छोड़ता है। MeV एक ऐसी यूनिट है जिसका इस्तेमाल एटॉमिक स्केल पर एनर्जी मापने के लिए किया जाता है। सुनने में यह मात्रा बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन 1 ग्राम यूरेनियम 235 में इतने एटम्स होते हैं कि अगर आप हर सेकंड सिर्फ एक एटम गिनना शुरू करें तो ब्रह्मांड की पूरी उम्र भी उन्हें गिनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जब यही असंख्य एटम्स एक साथ टूटते हैं, तभी उनकी छोटी छोटी ऊर्जा मिलकर अरबों जूल्स में बदल जाती है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि एक अकेला एटम टूटकर रुकता नहीं,
बल्कि अपने साथ ऐसे न्यूट्रॉन्स छोड़ता है जो बाकी यूरेनियम 235 एटम्स को भी तोड़ने का रास्ता खोल देते हैं। अब यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। जब यूरेनियम 235 का एक एटम टूटता है तो जो नए न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो आसपास मौजूद दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स से टकरा सकते हैं और वो एटम्स भी टूटकर और न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। अगर पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम 235 मौजूद हो, जिसे क्रिटिकल मास कहा जाता है, तो ये चेन रिएक्शन खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है। और अगर इसे रोका न जाए तो यही वो पल होता है जब कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में एक विस्फोट के अंदर अपार ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही डोमिनो इफेक्ट अगर धीरे धीरे कदम दर कदम कंट्रोल में रखा जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है। यही होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। वहां कंट्रोल रॉड्स अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स का बड़ा हिस्सा सोख लेती हैं ताकि चेन रिएक्शन एक सुरक्षित और स्टेडी स्पीड पर चलती रहे। इस कंट्रोल्ड फिशन से जो हीट निकलती है वो पानी को भाप में बदलती है। वही भाप टरबाइंस घुमाती है और टरबाइंस बिजली बनाते हैं। यानी वही प्रोसेस जो एक बॉम्ब में तबाही मचाता है, अगर उसे लगाम दे दी जाए तो वही लाखों घरों को सालों तक रोशन कर सकता है। अब सवाल उठता है, अगर प्रकृति में यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है तो इतनी कम मात्रा से इतना बड़ा काम कैसे होता है? इसका जवाब है एनरिचमेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम को आमतौर पर 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यही एनरिचमेंट 90% से भी ऊपर ले जाई जाती है, जिसे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में किसी देश की एनरिचमेंट फैसिलिटी की खबर आती है, पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है, क्योंकि एनरिचमेंट का स्तर ही तय करता है कि आगे बिजली बनेगी या कुछ और। यही है यूरेनियम 235 की असली कहानी।